उत्तराखंड में पेपर लीक जैसे मुद्दों को जनता के सामने लाने वाले युवाओं की आवाज। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का जन मिलन कार्यक्रम व छात्र छात्राओं, गौला व्यवसायियों, व्यापारियों व लालकुआं क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होने का कार्यक्रम दिनांक 20 मई 2024 को रंगोली गार्डन निया एलबीएस पर आयोजित किया गया। रंगोली गार्डन में आज सांसद प्रत्याशी बॉबी पवार का स्वागत बड़ी जोरों से किया गया। युवाओं में बॉबी पवार को लेकर काफी जोश देखने को मिला। इस उपलक्ष्य में पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती संध्या डालाकोठी व हल्दूचौड़ व्यापार मंडल दल के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट मौजूद रहे। सांसद प्रत्याशी बॉबी पवार ने बेरोजगारी जैसे मुद्दे, गोला संघर्ष समिति के मुद्दों को व उत्तराखंड से हो रहे पलायन के मुद्दों को व महिला सशक्तिकरण के मुद्दों को उठाया। वह युवाओं को आश्वासन दिया कि हर परिस्थिति में हर कदम पर बॉबी पवार उनके साथ एक मत होकर उनके साथ चलेंगे। स्वागत किया, आपका बहुत बहुत आभार। आप इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नमके की आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। पीयूष जोशी जी, प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए पीयूष जी के लिए, क्योंकि ये जो सौभाग्य मिला है आप ही के द्वारा हमें मिथक है। मेरा आपसे भी निवेदन है कि कृपया माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत करेंगे। इंद्र नयाल जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि कृपया माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसमें सुधांशु भट्ट जी, हमारे युवा नेता सुधांशु भट्ट जी, मेरा आपसे निवेदन है जो कि हर्ट गार्डन के स्वामी भी हैं और कार्यक्रम में मेरा आपसे निवेदन है कि माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मनोज भट्ट जी, ब्राह्मण महासंघ के जिला वर्तमान में छात्र संघ सचिव हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। शंकर लाल जी प्लीज। और इस क्रम को आगे महासंघ के उपाध्यक्ष सचिन फुलारा जी, मेरा आपसे निवेदन है प्लीज आदरणीय बॉबी पवार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और उसके पश्चात जादू भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ खास मुद्दों पर बात करेंगे। सभी लोग आगे कार्यक्रम भी हैं पवार जी के और आप लोगों का भी सबका अपना अपना कार्यक्रम होगा, तो ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ खास बिंदु पर, जैसे कि आज आप सभी लोग जानते हैं कि एक युवा एमपी भाई है, हमारे किसान जो रोड के किनारे हैं पवार साहब, खेती करना छोड़ दिया लोगों ने। क्यों? वो आवारा जानवर इतनी गिनती में है कि उनको अगर खेत में घुस गए तो उन्होंने पूरा खेत एकड़ का एकड़ सवाचट कर देना है, किसान देखते रहना है। उसके लिए कोई योजनाएं नहीं है। कुछ टाइम पहले कुछ तार बाड़ की योजना कुछ आई थी, वो भी कहीं पहुंची है। सपोज करो एक गाँव में 200 मीटर की दूरी है तो 100 मीटर तार लगा दिया, 100 मीटर बचा है, तो 100 मीटर के बाद भी जानवर घूम के आ सकता है। इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर जानवर है। अभी जीतने के वास्ते ये मसाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। देखिए ये आवाज देहरादून तक जानी चाहिए। देहरादून आज हमें 500 दिन हो गए हैं, तो उस हिसाब से आवाज आनी चाहिए तो देहरादून तक जाए। क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मान है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मान है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मान है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मान है। ये हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समर्पित है, क्योंकि वो आज मौन हो चुके हैं। जो जनता के मुद्दे हैं उनके लिए बॉबी भाई बताएंगे इन्हें कि हम कौन हैं, बॉबी भाई बताएंगे इन्हें कि हम कौन हैं। गोली भी इन्हीं की है जो सीने पे खाई है, गोली भी इन्हीं की है। चले गए थे और लगातार आ रहे हैं। और हमारे बीच में दौराहाट से तारा सिंह बिष्ट जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उनसे निवेदन है कि मंच पे स्थान ग्रहण करें। तो इसके बाद मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं और गौला की बात के लिए मैं बुलाना चाहूंगा रमेश जोशी जी को। ऐसी ज्वलंत मुद्दा है, आज हमारी नदियां जो बिक चुकी है, उन नदियों को आज कैसे जो है प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में कैसे दिया जा रहा है, इसको लेके माननीय रमेश इंद्र सिंह नयाल जी और हरीश सुयाल जी, हमारे ओलंपिक गेम खेले हुए हमारे बड़े भाई साहब हमारे, और हमारे वीरेंद्र दानू जी लालकुआ से, और हमारे व्यापार मंडल से हमारे खीम सिंह बिष्ट जी, और हमारे बीडीसी मेंबर पाठक जी सहित सभी साथियों का यहाँ पर स्वागत।
साथियों, आज हमें भी यहाँ पर मौका दिया पीयूष भाई ने कि जो है बॉबी भाई आ रहे हैं, और बॉबी भाई ने हमेशा ज्वलंत समस्याएं जो है यहाँ पर उठाने का काम किया है। प्रदेश स्तर पर ये चल रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह हमने भी अपने बात हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम आप गोलापार देखिए, आज उसके क्या हाल हो गए हैं। आज वहाँ टीनें जो है सड़ चुकी है, कबूतरों का अड्डा बन गया है, पूरी बीट कर दिया कबूतरों ने। तो कहने का मतलब है, तो यहाँ से अगर पलायन नहीं करेगा उत्तराखंड का बच्चा तो कहाँ जाएगा। आप देखिए इतने हमारे बच्चे, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, और ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं 10,000, 20,000, 25,000 की नौकरी में यहाँ से बाहर। और यहाँ बड़े बड़े आ रहे कंपनियाँ, आप ग्राफिक एरा को ले लीजिए, भीमताल में ग्राफिक एरा, हमारे हल्दूचौड़ में ग्राफिक एरा, हमारे देहरादून में ग्राफिक एरा। और वहाँ पढ़ाने वाले कौन है? यूपी के, बिहार के, झांसी के, ग्वालियर के, गुजरात के। यहाँ के बच्चों में क्या एजुकेशन नहीं है, क्या वो क्वालिटी नहीं है? लेकिन यहाँ के बच्चे सफल हैं, वो उस कम दामों में काम नहीं करते हैं, उनको जो है यहाँ पर नहीं रखा जाता है। यहाँ पर उन्हीं बच्चों को रखा जा रहा है जो गार्ड का काम कर रहा है, जो ड्राइवरी का काम कर रहा है। पढ़े लिखे बच्चों के लिए उत्तराखंड में कहीं पर भी नौकरी नहीं है, सब बाहर पलायन कर रहे हैं। अगर जब ऐसी पलायन रहेगा, पढ़ा लिखा हमारा बाहर जाएगा, तो उत्तराखंड का विकास कैसे होगा? उसी बात को आप लीजिए, आप यहाँ के आप कारोबार को ले लीजिए, कारोबार पूरा खत्म। खनन के काम में आज अगर आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक झोला भर के आप नोट दे दें और उनसे कहें कि यहाँ पर खनन करना है, तुरंत 1 घंटे में परमिशन मिल जाएगी, कर लीजिए खनन। पूरी गाइडलाइन खत्म। पूरा गोला का 7,000 गाड़ियाँ, कारोबारी यहाँ पर 7,000 गाड़ियाँ जो है, यहाँ पर लगभग 90% काम जो है हमारे बरेली रोड में गोला से संबंधित है। और आज गोला के लिए लड़ाई हम हर साल लड़ते हैं। इस बार तो और जो है, परसों हमारे आए थे यहाँ के जो पैट्रिक था, हमारा गोला का खनन का जो निदेशक था, उसको बाहर कर दिया, और यहाँ का जो पहले का जो खनन अधिकारी था उसको वहाँ पर निदेशक बना दिया बिना कमीशन के। वहाँ निदेशक बना के 1 दिन में आए और नाप के हवाई नपाई की, दूसरे दिन से 4 लाख घन मीटर दे दिया खोदने को। अरे सम्मानित मंचासीन और सामने बैठे हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी है कि हम लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। हम लोग कहीं भी बैठे रहते हैं तो सिर्फ कुर्सियां भरने के लिए बैठे रहते हैं। इसीलिए हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है। यहाँ पर बैठे हुए भी यदि 10 लोग बैठे हैं तो सिर्फ 2 लोग सुन रहे हैं, 8 लोग कोई मोबाइल में लगा, कोई अपनी व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि बॉबी पवार जैसे व्यक्ति को एक मंच बनाना पड़ता है हमारी समस्याओं को उठाने के लिए। हम लोग कभी भी अपनी आवाज खुद नहीं बनना चाहते। यदि हर व्यक्ति, हर भाई, हर बहन अपनी आवाज उठाए तो कभी जरूरत न पड़े बॉबी पवार को जेल जाने की, कभी जरूरत न पड़े बॉबी पवार को डंडे खाने की। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हर बात को सुनना पसंद करें, हर बात को सुने। यदि आगे से कोई बोल रहा है तो उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तभी उसके बाद समस्याओं का समाधान भी निकलेगा और निराकरण भी होगा। क्योंकि बॉबी भाई की तरफ से एक लाइन मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा कि मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे। मुरझाया चेहरा मत रखना, तुमसे लोग कटेंगे। खिले हुए फूलों को ही दुनिया पसंद करती है, खिले हुए फूलों को ही दुनिया पसंद करती है। कि यकी मेरा, मेरी हिम्मत, मेरा अभिमान जिंदा है। कि यकी मेरा, मेरी हिम्मत, मेरा अभिमान जिंदा है। जवानी खून में है, जवानी खून में है, और देश पर अभिमान जिंदा है। भले मेरा विरोधी राज सिंहासन रहे लेकिन, भले मेरा विरोधी राज सिंहासन रहे लेकिन, होठ पर मेरे वही मुस्कान जिंदा है, वही मुस्कान जिंदा है। पूर्व में इनकी धर्मपत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थी, उन्होंने इसका भी प्रतिनिधित्व किया है और कई कार्यक्रमों का सफल संचालन करते हैं। छोटे भाई रिम्पी बिष्ट को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और इस कार्यक्रम में आवाओं की आवाज सम्मानित छोटे भाई बॉबी पवार जी, मंच में बैठे हुए मेरी मातृशक्ति, सभी अतिथिगण,
पीयूष जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ, अभी हमारे क्षेत्र पंचायत के युवा हैं जो रिंकू पाठक जी, उन्होंने यहाँ पर एक मंच से अपनी बात कही। देखिए, जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था तो हर युवाओं की, हर मातृशक्ति की, हर बुजुर्गों की एक आवाज़ थी। एक ऐसा उत्तराखंड राज्य बने जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और बुजुर्गों को हमेशा सम्मान मिले। आज देखिए ये प्रदेश कहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं, युवा हमारे सारे बेरोजगार हैं और हमारे बुजुर्ग जो हमेशा कहते थे इस उत्तराखंड राज्य को देवभूमि की उपाधि मिली हुई है, अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है। हल्दू चौड़ की धरती को नमन करते हुए यहाँ पर मंचासीन हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती संध्या डालाकोटी जी, हमारे मंचासीन समाज सेवी श्री किरण डालाकोटी जी, हमारे मंचासीन कुमाऊं मंडल के संयोजक हमारे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी, हमारे मंचासीन श्री रमेश जोशी जी, अध्यक्ष गोला संघर्ष समिति, हमारे भी श्री इंद्र नयाल जी, मंचासीन खीम सिंह बिष्ट जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष, मंचासीन रोजित जोशी जी, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष, श्री जीवन पांडे जी, महामंत्री, संतोष शाह जी, मीडिया प्रभारी, व्यापार मंडल, सुधांशु भट्ट जी, सामाजिक कार्यकर्ता, मनीष तिवारी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोज भट्ट जी, ब्राह्मण महासंघ जिला सचिव पीयूष जोशी जी हमारे उसके साक्षी हैं कि जो लड़ाई हमने 5-7 वर्षों पूर्व सड़कों पर शुरू की थी, जिस लड़ाई को लेकर देहरादून की सड़कों में, हल्द्वानी की सड़कों में, ना जाने अलग अलग जिलों में जाकर हम लोगों ने कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर वहाँ पर अपने प्रशासन को, शासन को ज्ञापन सौंपे। कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों में जाकर हमने शासन प्रशासन के पुतले फूके। कहीं ना कहीं सड़कों पर रहकर हम लोगों ने आक्रोशित होकर बहुत सारे आंदोलन किए, आमरण अनशन किए, कर्मिक अनशन किए। ये लड़ाई जो शुरू हुई थी, हमारी भी रोजगार को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी। और जब रोजगार की लड़ाई शुरू हुई, जब बीच में पता चला, क्योंकि हम खुद तैयारी करने वाले छात्र थे, हमें गांव से इसलिए भेजा गया था कि बेटा जाओ देहरादून जाकर तुम पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी के लिए प्रयास करो और तब जाकर कहीं ना कहीं तुम्हारा भविष्य बनेगा। को लेकर देहरादून जैसे महंगे शहर में जहाँ 4-5 लोग एक साथ रहकर तब जाकर उस कमरे का किराया वहन करते थे, उन दिनों को हमने देखा है। तब जाकर हम उस देहरादून जैसे शहर में सुबह कमरे से और कोचिंग से कमरे तक हमारा सफर रहता था। हमने तैयारियां की, हमने कोचिंग में जाकर भी तैयारियां की, लाइब्रेरी में जाकर भी तैयारियां की और हमारे जो सीनियर थे, जो 4-5 वर्षों से हम तैयारी कर रहे थे, कमरे पर आकर उन लोगों से भी सीखा। पर जब परीक्षा परिणाम निकले तो परीक्षा परिणाम में कई ठेकेदारों का नाम आ रहा है, कई प्रॉपर्टी डीलर का नाम आ रहा है, किसी प्रधान का नाम आ रहा है, किसी क्षेत्र पंचायत का नाम आ रहा है, किसी पार्टी की। मुझे लगता है कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार तो अपने आप को पारदर्शी बताती है, ईमानदार बताती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करने में। परंतु वो इस जांच से बच रहे हैं, इसलिए बच रहे हैं कि उन्हें पता है कि इन लोगों ने ये पता लगा लिया कि आयोग से लेकर सचिवालय, सचिवालय से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, इसलिए वो सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। हम लोगों ने लगातार निरंतर संघर्ष किए। कुमाऊं के साथी जो हमारे थे, उन लोगों ने बहुत प्रयास किए। जब हमने देहरादून में कोई आंदोलन किया तो इन लोगों ने हल्द्वानी में आंदोलन करके उस आंदोलन को मजबूत किया। हमारे अल्मोड़ा के साथियों ने अल्मोड़ा में आंदोलन करके उस आंदोलन को मजबूत किया। पिथौरागढ़ के साथियों ने वहाँ आंदोलन करके आंदोलन को मजबूत किया। जब ये आज तुरंत मजबूर होना पड़ा और
उसके अलावा जब संघर्ष हुआ पूरे प्रदेश में, जब ये आवाज़ उठने लगी, तो आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के संघर्ष की बदौलत 100 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना पड़ा। ये आप लोगों की जीत है। बावजूद उसके जब अति हो गई, जब सीबीआई जांच नहीं हो रही थी, जब जो बड़े परीक्षा माफिया उनको नहीं पकड़ा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं देहरादून के अंदर तमाम उत्तराखंड के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने देहरादून के हृदय घंटाघर जो कहा जाता है, पूरे दिन उसको जाम रखा। देहरादून जैसे राजधानी में 20 से 25-30 हजार युवाओं ने उस घंटाघर को जगा पाएंगे, जागरूकता ला पाएंगे। क्योंकि हुआ क्या कि जब 550 दिनों से, तब तो 500 दिन हुए थे, 500 दिनों से जब हमारी सीबीआई जांच की मांग नहीं सुनी गई, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग नहीं सुनी गई, तो तमाम प्रदेश का युवा, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक का युवा आया। उन्होंने सुझाव रखा कि अगर हमारी मांग नहीं सुन रहे हैं तो आपको सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को ठीक करना है। इन लोगों के इस सुझाव के बाद हमने तो पहले कहा, लोकसभा की बात कर रहे हैं, हमने कहा हमने तो प्रधान का तक चुनाव नहीं लड़ा है, हमारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है। मतलब टीम है, युवाओं की टीम है, पर पॉलिटिकल टीम नहीं है जिन लोगों ने चुनाव में काम करना है। पर इन युवाओं ने जबरदस्ती और बहुत प्रेशर के साथ कहा कि लड़ना ही है। उन्होंने कहा हमें जीत हार से कोई मतलब नहीं है, केवल विरोध के रूप में लड़ना है कि हमारी मांगों को अगर नहीं माना गया तो जिस कुर्सी के लिए तुम डरते हो, उस कुर्सी का खतरा क्या होता है, उस कुर्सी छीनने का खतरा क्या होता है, वो डर हमें इन्हें दिखाना है। तब जाकर हमने इन युवाओं के उस सुझाव को स्वीकार किया और हम लोगों ने नामांकन भरा। नामांकन जब भरा तो आप सब ने देखा होगा कि उस नामांकन में किस प्रकार से प्रदेश के तमाम कुमाऊं तक के लोग, बताइए कितने मतलब सपोर्टिंग थे, कुमाऊं तक के युवा वहां पहुंच गए, गढ़वाल पूरा सड़कों पर उतर गए और नामांकन का पर्चा हमारा भरवा दिया। तब जाकर उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लगा कि इन लोगों की भीड़ देखकर अब हमें भी भीड़ बढ़ानी पड़ेगी। उनका 4 दिन बाद नामांकन था, तो उन्हें भीड़ बढ़ाने की चिंता होने लगी, परंतु उन्होंने भीड़ बढ़ाई, पर फिर भी वो उस भीड़ का मुकाबला नहीं कर पाए। और जब देखा, जब वहाँ मीडिया के बंधु उनकी नामांकन रैली के बीच में गए, तो देखा कि उत्तर प्रदेश से बसें भर भर कर नामांकन के लिए उन्होंने ला रखी है। तो युवाओं की ये ताकत होती है और प्रदेश के लिए चिंता करने वालों की ये ताकत होती है, आंदोलनकारियों की ये ताकत होती है कि अगर किसी मुद्दे के साथ ईमानदारी से लड़ा जाए तो ये उन मुद्दों की ताकत होती है कि पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाता है। यही बात हमने अपने लोकसभा चुनाव में देखा है, हमने वो अनुभव लिया है। इतनी बड़ी लोकसभा थी, 14 विधानसभाएं थी, और उन 14 विधानसभा में मान सकता हूँ अगर तराई का क्षेत्र होता तो कहीं ना कहीं एक छोटा क्षेत्रफल होता, पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आप सबको पता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हमारे संसदीय क्षेत्र में था। उसके अलावा 80% टिहरी का जो जिला है वो हमारे संसदीय क्षेत्र में था, 90% जो देहरादून का जो जिला है वो हमारे संसदीय क्षेत्र में था। हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, समय कम मिला, परंतु जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां लोगों ने बड़े बड़े कागज के बोर्डों पर हमारे फोटो लेकर हमारे समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां निकालना शुरू कर दिया। तो मैं ये अनुभव उस चुनाव से ले, और उन्होंने जब हमें बताया कि भाई साहब वहाँ तो ये है कि वहाँ 350 का स्टाफ था और मात्र 31 लोग उत्तराखंड के थे। कितना दुर्भाग्य है, हमारे लोगों को रोजगार देने में भी इतनी कंजूसी हो रही है, हमारे लोगों को अपने राज्य के अंदर रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उस बंदे ने लड़कर भिड़कर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था उस कंपनी का, उस यूनियन का, लड़कर भिड़कर उसने तब जाके 70% अपने युवाओं को रोजगार देने का वो जो मानक है वो पूरा किया, और जो वहाँ पर पहले रखे थे उनको फिर डेली बेस पर खिसका दिया। और ये तो एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं हमारे सेलाकुई से लेकर पूरे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर वगैरह तमाम जो सिटकुल का क्षेत्र है। तो हमारी ये लड़ाई है कि हमारे इस प्रदेश के लोगों को
उस शेड्यूल के लिए जो 70% का जो जीओ जारी हुआ था, उसमें भी हमारे युवाओं को रोजगार की जो बात है, उस रोजगार की बात पर भी हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। आज ये कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रकार से हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते थे, हमारे पीयूष भाई, कार्तिक भाई और तमाम गणेश धामी जी वगैरह तमाम ये युवा लगातार यहाँ पर जो संघर्ष करते हैं, वो मैं समझता हूँ कि बिंदु कथा जो ग्राम है उसको राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए लंबा संघर्ष आप लोगों के द्वारा हुआ है। स्थानीय जो हमारे समाज सेवी है, स्थानीय जो जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा ये हुआ है। मैं समझता हूँ जब हमने इनसे पूछा कि मसला क्या है, उन लोगों ने कहा कि मसला ये है कि ये सारे जो गांव हैं ये लगभग वन भूमि पर बसे हुए हैं और उसके बावजूद हमने कहा जनसंख्या, उन्होंने कहा 1 लाख से पार है। मैंने कहा इसमें तो कोई सरकार को आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। इतने लोगों को आप कहाँ प्रदेश से बाहर निकाल दोगे, या इतने लोगों के घर पर बुलडोजर चला दोगे, या इतने लोगों को आप बेघर कर दोगे? अगर इतनी बड़ी संख्या में हमारे अपने लोग अगर राजस्व ग्राम की मांग कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह जायज मांग है। इस मांग के लिए आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम भी आप लोगों के इस मांग को समर्थन करते हुए जब भी जरूरत पड़े हम आप लोगों के इस मांग के साथ हैं। इसके अलावा तमाम और जो संघर्ष दिशा निर्देश अनुसार उनके शासनादेश के बावजूद वहाँ पर स्थापित हुआ था, आज भले ही सरकार के पास कोई काम गिनाने के लिए ना हो, उन लोगों ने गढ़वाल कुमाऊं जिस प्रकार से 24 वर्षों में लड़ाया है उसी प्रकार से आगे भी लड़ाते रहेंगे, जिसका कि ताज़ा उदाहरण ये है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रदेश के लिए संघर्ष हुआ, आप इन माता जी से पूछिए, आप उन आंदोलनकारियों से पूछिए कि एक पर्वतीय प्रदेश के लिए संघर्ष हुआ था, और अगर सारी संस्थाएं सारी चीज़ें अगर इस प्रकार से जैसे अभी है कहीं भी अगर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, अगर नैनीताल में अव्यवस्थाएं हो रही है तो मैं तो समझता हूं कि वैसे तो वहाँ ठीक है, परंतु अगर अव्यवस्थाएं कुछ हो रही है तो किसी दूसरी जगह पर भी कोई पहाड़ी ऐसा इलाका हो जहाँ पर उस हाईकोर्ट के स्थापित होने के बाद उस जगह का विकास भी हो सके। क्योंकि अगर नैनीताल में हाईकोर्ट स्थापित हुआ है तो टूरिज्म के लिए नैनीताल अगर विकसित हुआ है तो हाईकोर्ट के कारण से हुआ है। थोड़ा आगे पीछे ले जाकर पर कहीं भी स्थापित अगर करना है तो मैं समझता हूँ पहाड़ी पे ये करना चाहिए, और जिससे कि हमारे जो अस्तित्व इस पहाड़ प्रदेश का है वो बना रहेगा, जो अवधारणा थी वो बनी रहेगी। अगर और भी चीज़ें इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भाई सरकारों का काम तो लड़ाने का है। अब ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों से उसमें राय मांग रहे हैं, आपने कमेंट बॉक्स पे खोल दिए गए हैं, आपने एक लिंक दे दिया कि कमेंट करिए। मैं समझ सकता हूं कि अधिकतर हमारे नेता लोग, अधिकारी लोग तो चाहेंगे कि देहरादून शिफ्ट हो जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जानबूझकर या तो फिर क्लब एग्जाम करवाओ मत, और जब करवाओ तो उसके वेटिंग की व्यवस्था भी करो, क्योंकि यूपीएससी देश की सबसे बड़ी परीक्षा करवाता है। और हमने ये सुझाव आयोग को दिए हैं कि भाई यूपीएससी की तर्ज पर वहाँ भी अलग अलग विभागों के जो परीक्षाएं वो होते हैं, पद होते हैं, और उसके बावजूद वो वेटिंग अगर निकाला तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। नंबर 1 बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पटवारी की वेटिंग के लिए शासन से भी एक लेटर आगे बढ़ा है जिसमें कहा गया कि इतने पद खाली और वेटिंग निकलनी चाहिए। पटवारी की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा कनिष्ठ वाली जो परीक्षा थी उसमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वेटिंग का है आयोग ने मना कर दिया था, पुलिस के लिए मना कर दिया था, पर निरंतर प्रयास जारी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा आयोग के अलावा हम आयोग के पूर्व जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनसे मिले, उन्होंने ये कहा कि हमारे द्वारा एक जो लेटर है वो बीच में कहीं ऐसा बनाया गया था कि जिसमें क्लब एग्जाम में भी वेटिंग का प्रावधान हो। वेटिंग का मतलब है कि जब तक वो सीटें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उस पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी की तर्ज पर कल हीरानगर हल्द्वानी में हमें एक साक्ष्य मिले हैं, कनिष्ठ सहायक भर्ती में कहीं ना कहीं पूर्व में अभी वेटिंग निकाली गई है, तो भाई वो भी तो क्लब एग्जाम है। तो उसी तर्ज पर हजारों करोड़ के ऑफर थे हमारे पास, हम नहीं बिके, हम नहीं झुके। तो हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार की जांचें वो करवा रहे हैं, हमारी भी जांचें कराई। हो सकता था हमने भ्रष्टाचार करा होता, हम भी जेलों के पीछे होते, नहीं हुए क्योंकि हमने जो है भ्रष्टाचार नहीं करा। तो हम आजीवन आपसे यही एक आश्वासन चाहते हैं कि इस ईमानदारी को आप बरकरार रखेंगे।
दूसरी बात, जैसे यहाँ पर स्थानीय समस्या बिंदुखत्ता के लिए आपने बोल ही दिया, हम ये आश्वासन चाहते हैं लालकुआं क्षेत्र की भी और कुमाऊं की जो क्षेत्रीय समस्या है उस पे कैसे हमारी टीम आगे को कार्य करेगी, कैसे जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनको कैसे हम जोड़ेंगे, उन्हें कैसे आगे को संघर्ष में हम लोग लेंगे, कैसे आगे का वो रहेगा, वो पूरी बातें हम आपसे जानना चाह रहे हैं। ये मेरी नहीं, ये पूरे कुमाऊं की आपसे एक सवाल है। देखिए, धन्यवाद पीयूष जी, आज आपने इतने सारे प्रश्नों की बौछार कर दी दाग दिए सारे सवाल कि कई प्रश्न में भूल जाऊं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुख्यतः प्रश्न आपका घूम फिर के एक था कि भाई जो युवा आज जुड़ना चाह रहा है, जिन युवाओं ने विश्वास जताया है, वो कैसे जुड़ेंगे, उनके लिए स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय मुद्दे उन पर काम कैसे होंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये प्रदेश भ्रमण पे हम निकले हैं तो कहीं ना कहीं एक टीम और एक संगठन बनाने को लेकर निकले हैं, और वो टीम और संगठन हम तो जगह जगह जाकर छोटा छोटा कार्यक्रम करके आगे बढ़ जा रहे हैं, पर हमारे कुमाऊं संयोजक भाई भूपेंद्र कोरंगा जी और आप हमारे यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, तमाम प्रकार के और भी कार्यकर्ता हैं, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को जोड़कर, यहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़कर, यहाँ के कुछ आंदोलनकारियों को जोड़कर, पूर्व सैनिकों को जोड़कर, जो प्रदेश के लिए चिंता करता है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी लिंग का हो, उन लोगों को एकजुटता के साथ उन लोगों को जोड़कर जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष मिलकर करेंगे। देखिए, जिन उधम सिंह नगर हमारा क्षेत्र है, हम इस क्षेत्र को नहीं देंगे। हमने ये कहा कि उधम सिंह नगर हमारे उत्तराखंड की फुलवारी है, हमारे उत्तराखंड का आंगन है। तो वो बोले कि प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बोले कि हम उत्तराखंड के जो लोग वंदे वंदे चलो नीचे देंगे सभी लोग, ये आगे आ रहे हैं ना लोग, फिर सिर आएगा खाली। आप लोग भी आ जाओ, टेंशन मत लो, भैया इधर देखो, इधर सब लोग आगे देखिए प्लीज। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व आभार व्यक्त करते हैं बॉबी पवार जी का कि आज वो इस कार्यक्रम में आए, लोगों की समस्याओं को सुना और आगे भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। कार्तिक भाई तुम भी आ जाओ इधर। कार्तिक भाई आप भी आ जाओ यार, आप हमारे सभी मातृशक्ति का, हमारे पत्रकार बंधुओं का, मुन्ना अंसारी जी, आपका भी, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए थे उनका सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत